कैश फ्लो स्टेटमेंट आज स्टार्ट करते हैं। पहले ही बोल देते हैं, आईसीआई मैंडेटरी करके बैठा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो मीडियम एंड स्मॉल टाइप कंपनी के लिए ये छूट है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाए तो चलेगा, लेकिन बाकी कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है, करना ही करना पड़ेगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। तो ये क्यों ज़रूरत है? ये ज़रूरत है इसलिए कि बैंक वाला, क्रेडिटर्स वाला अपना रुपया देगा, अपना माल देगा क्रेडिट में, तो उनको तो पता होना चाहिए कि कैश अर्निंग कैपेसिटी कंपनी का क्या है। अगर सही है तो ही ये देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? तो कैसे बनाएं कैश फ्लो स्टेटमेंट? अच्छा, पहले ही बोल दिया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बन चुका है, तो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, अपने पास बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट को देखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जो था, वहाँ से क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस कैसे बना, इसका स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको दिखाने से हो जाएगा कि अपना ओपनिंग कैश से क्लोजिंग कैश कैसे बना, यही स्टेटमेंट में दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, नाम क्या है? कैश। तो कैश, पहला जो वर्ड है कैश, तो बैलेंस शीट में दिखाना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। उसमें क्या है? कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब ये हो गया कैश एक्चुअल में। अच्छा, फ्लो मतलब क्या हुआ? कि फ्लो मतलब दोनों तरफ हो सकता है, एक इनफ्लो हो सकता है, एक आउटफ्लो हो सकता है। तो ये तीनों चीज का फ्लो क्या हुआ एक साल के भीतर में, जिस साल को लेके तुम काम कर रहे हो, तो उस साल में ये फ्लो क्या हुआ यही दिखा दो, बस स्टेटमेंट में काम बन जाएगा। तो फ्लो दिखाने के लिए कैश बुक खोल देंगे क्या? क्या पासबुक दिखा देंगे? क्या ओपनिंग कैश ये था, ओपनिंग बैंक बैलेंस ये था, उससे देख लो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है, वही हो गया अपना? ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला गया है कि 3 एक्टिविटीज में डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ कि कैश फ्लो क्या हुआ था। एक एक्टिविटी का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरे का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या हुआ? जितना एक्टिविटीज ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है वो सब हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन ब्रीफ बोल देते हैं, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में जितना भी मूवमेंट हुआ है सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अच्छा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम जो जानते हो पहले से, ट्रेडिंग आइटम, सेल, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस, सब हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और पीएल में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वाला एक्सपेंसेस उठा लो, सब हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये यहाँ से कैश इनफ्लो हुआ है क्या, कैश आउटफ्लो है, यही दिखाना है। उसके बाद क्या आते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नॉन करंट एसेट्स वाला हेड है बैलेंस शीट में। उसमें मतलब परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वहाँ से कुछ इनकम हुआ तो वो भी हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे कैश फ्लो क्या था? इनफ्लो हुआ था क्या आउटफ्लो हुआ था, ये दिखा दो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है? लायबिलिटीज वाला हेड में करंट लायबिलिटीज छोड़ के जितना भी ऊपर वाला आइटम है सब हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मतलब शेयर वाला आइटम, डिवेंचर वाला आइटम, लोन वाला आइटम, मूवमेंट क्या हुआ था, कैश आया था क्या, कैश निकल गया, साल में क्या हुआ, ये दिखा दो एक्टिविटीज में। ये तीनों का नेट जो रिजल्ट, 3 रिजल्ट निकलेगा, ये हो गया एक एक एक्टिविटीज से कैश फ्लो क्या हुआ निकल गया, तीनों को जोड़ लिए। तो मतलब यही चेंजेस हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में ड्यूरिंग द ईयर। उसके साथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जोड़ देंगे, रिजल्ट आ जाएगा कैश एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, यही दिखाना है। अभी जानना क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालना होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालना होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कैसे निकालना होता है। पहले चीज़ को फिर से जो बोले थे कि कौन सा एक्टिविटी आइटम कौन सा एक्टिविटी से बिलोंग करता है, वही एक बार फिर से देख लेते हैं। बैलेंस शीट खोल लिए। बैलेंस शीट में क्या बोला था कि करंट लायबिलिटीज छोड़ के ऊपर वाला अब जितना भी आइटम है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। तो जैसे कि शेयर कैपिटल हुआ, रिजर्व सरप्लस हुआ, नॉन करंट लायबिलिटीज का जितना भी हेड है, ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद क्या है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स में जितना भी हेड है सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रिलेट करता है।
इसमें एक एक्सेप्शन ऐसा है कि प्रोपोज डिविडेंड ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन के भीतर में घुसा हुआ है। जब प्रोपोज डिविडेंड है किससे रिलेटेड, शेयर कैपिटल से रिलेटेड, तो ये आइटम हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसको एक बार दिमाग में रखना है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या हुआ, नॉन करंट एसेट जितना भी आइटम है उसमें अगर कोई कैश मूवमेंट हुआ है तो वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कैश फ्लो हुआ। उसके बाद क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी देखना है कि ट्रेडिंग आइटम एंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जितना भी आइटम है सब आइटम हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मतलब सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, यहाँ पे देखें तो अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो भी है, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सब हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अदर एक्सपेंसेस में अगर कुछ है, टैक्स हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या है, जो फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब शेयर कैपिटल रिलेटेड, वहाँ पे डिविडेंड देना हो सकता है। अच्छा, जो इसमें इंक्लूड नहीं है फिर भी मैं बोला, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। डिविडेंड का तो निकालने का तरीका और प्रेजेंटेशन का तरीका तो अलग है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना चुके उसको मालूम है। फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये रिजर्व सरप्लस में लेस होके दिखाना होता है और शॉर्ट टर्म प्रोविजन के भीतर में घुस जाता है। तो यहाँ पे तो प्रोपोज डिविडेंड है नहीं, वो रिजर्व सरप्लस के भीतर में ही घुसा हुआ है। और प्रोपोज डिविडेंड जो पोर्शन है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन के भीतर में घुसा हुआ है, तो वो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सिर्फ जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और अदर इनकम में घुसा हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट किए हो तो उसमें से इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव हो गया, कोई भी अर्निंग हुआ जो अदर इनकम में घुसा हुआ है वो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये जानकारी चाहिए था। और क्या चाहिए था कि डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये हो गया नॉन कैश आइटम, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। अभी हम लोगों को अलग अलग एक्टिविटीज़ से कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब कैश कितना फ्लो हुआ है वो दिखाना है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसको बनाने के लिए अगर फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कोई भी आइटम बीच में आए तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा। सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को बनाने के लिए अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का कोई आइटम आए बीच में तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का भी सेम फंडा है, अगर बनाने के लिए अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ अगर बीच में आए तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। करके हमको बताना है कि एक एक एक्टिविटीज़ में कैसे कैसे कैश फ्लो हुआ था। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या था पहले ही बता दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हुआ था वो भी बताया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ वो भी बता दिया। अभी बनाने का तरीका आसान जो है, पहला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो अपना तो नॉन करंट एसेट्स में जो भी मूवमेंट हुआ है, जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो हो गया आउटफ्लो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स वो हो गया इनफ्लो ऑफ कैश, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो हो गया इनफ्लो ऑफ कैश, एनी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो भी हो गया इनफ्लो ऑफ कैश। तो ये नेट रिजल्ट हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सेम तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन हुआ, इक्विटी शेयर रिडेम्पशन हुआ तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स मतलब रुपया आया तो इनफ्लो ऑफ कैश है। डिविडेंड ऑन शेयर्स पेड मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश है। इशू ऑफ डिवेंचर्स मतलब इनफ्लो ऑफ कैश है। लोन टेकन रुपया आया था। रीइंबर्समेंट ऑन ऑफ लोन रुपया क्या हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड रुपया क्या हुआ है। तो इसका भी नेट रिजल्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हुआ। अभी जो सीखने का जो बात है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे निकालेंगे। इसमें दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। एक बात मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, यानी कि अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन चुका है, बैलेंस शीट बन चुका है, मतलब अपने पास क्या सब इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक का इन्फॉर्मेशन है, परचेज है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक, सैलरीज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिप्रिसिएशन, प्रोपोज्ड डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और नेट प्रॉफिट भी है। फिगर भी मैंने एक डाला हुआ है कि ऐसे ही समझाने के लिए कि डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दोनों रिजल्ट सेम होना चाहिए।
डायरेक्ट मेथड मतलब जो एक्चुअल में ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है उसको लेके फिर से निकाल देंगे। जैसे सेल्स लिया, वहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाए, सैलरीज घटाए, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस घटाए, जो भी ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है और कैश आइटम है, मैंने घटा के रिजल्ट निकाल दिया 70,000 हो गया। बेड डेट क्यों नहीं लिया, ये नॉन कैश आइटम है। डिप्रिसिएशन नहीं लिया, नॉन कैश आइटम है। प्रोपोज डिविडेंड नहीं लिया, फाइनेंसिंग आइटम है। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया, फाइनेंसिंग आइटम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, इन्वेस्टिंग आइटम है। अभी इनडायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, हम पीछे से चलेंगे, नेट प्रॉफिट पकड़ लिए। नेट प्रॉफिट से अभी जो जो अदर जो नॉन कैश आइटम है, अदर एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ आइटम है, उसको रिवर्स कर देंगे और रिजल्ट अपना सामने आ जाएगा। जो जो आइटम प्रॉफिट को कम किया था उसको जोड़ देंगे और जो जो आइटम प्रॉफिट को बढ़ाया था उसको घटा देंगे, तो अपना ऑपरेशन से रिलेटेड जितना भी आइटम बचा उसमें कितना कैश फ्लो हुआ तो वो निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट लिए 53,000, उसके साथ नॉन कैश आइटम जोड़ दिए, बैड डेट, डिप्रिसिएशन और फाइनेंसिंग आइटम, प्रोपोज डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन जोड़ दिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को बढ़ाया था, अभी इसको घटाना है, घटाने से 70,000 मिल गया। तो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों में से रिजल्ट सेम ही निकलता है। सिर्फ अगर डायरेक्ट मेथड करना होगा तो तुमको पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको देना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, तभी जाके डायरेक्ट मेथड पॉसिबल है, नहीं तो इनडायरेक्ट मेथड से ही मैक्सिमम सम सॉल्व होता है। ओके, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे बना, प्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है कि स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये कैसे निकलेगा बाद में बोलते हैं। इसके साथ नॉन कैश आइटम जोड़ देंगे, फाइनेंसिंग आइटम जोड़ देंगे, इन्वेस्टिंग आइटम जोड़ देंगे जो ऑलरेडी प्रॉफिट को कम करके बैठा था। तो ये तो अपना दूसरा एक्टिविटीज से रिलेटेड है, नॉन कैश आइटम है, कैश रिलेटेड नहीं है, तो इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर लिए, गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड बैक कर लिए, बैड डेट ऐड बैक कर लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड बैक कर लिए, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स जो भी था, अंडर राइटिंग कमीशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड बैक कर लिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट को बढ़ाया था अभी कम कर दिए, तो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है नहीं। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग रिलेटेड है, ये भी ऐड बैक कर लिए। तो आ गया प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अभी वर्किंग कैपिटल का चेंजेस देखना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल चेंज होने से भी कैश पे इम्पैक्ट होता है। तो ये समझ लो कि अदर काइंड एसेट्स अदर देन कैश में अगर कुछ भी चेंजेस आता है उसका रिवर्स इम्पैक्ट कैश के ऊपर पड़ेगा। मतलब इंक्रीज इन कैश काइंड एसेट्स हुआ तो मतलब कैश कम हुआ है तो लेस करना है, डिक्रीज इन काइंड एसेट हुआ तो कैश में रिवर्स इम्पैक्ट मतलब कैश बढ़ा है तो ऐड करना है। तो लायबिलिटीज में काइंड लायबिलिटीज में अगर चेंजेस हुआ तो कैश पे ना सेम इम्पैक्ट लेता है। मतलब इंक्रीज इन काइंड लायबिलिटीज हुआ मतलब कैश बढ़ेगा, डिक्रीज इन काइंड लायबिलिटीज हुआ तो कैश कम होगा। इसके बाद क्या है कि निकल गया अपना कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ से टैक्स पे घटाना है और मिल जाएगा अपना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मिल जाएगा। जो पहले बोले थे कि कैश के ऊपर इम्पैक्ट कैसे आता है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने से क्या होता है। करंट एसेट में जो चेंजेस होता है कैश में ठीक वैसे का वैसा रिवर्स इम्पैक्ट होता है। मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट्स हुआ तो कैश मतलब डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट हुआ तो कैश इंक्रीज होगा। और करंट लायबिलिटीज में जो चेंजेस होता है कैश में सेम टू सेम चेंजेस आता है। मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब इंक्रीज इन कैश हुआ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज मतलब डिक्रीज इन कैश हुआ। अच्छा, जो बोले थे कि बाद में बोलेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या हुआ। तो ये हो गया कि प्रॉफिट फ्रॉम बैलेंस शीट मिला हम लोगों को, वो जो दिखा वो डिफरेंस है दिखा, क्योंकि अपने पास तो दोनों ईयर का इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। कोई भी फंड हो वो तो प्रॉफिट को कम करने के बाद ही ये फंड बना है, तो फंड को ऐड बैक करेंगे। जनरल रिजर्व फंड ऐड बैक कर लिए, सिंकिंग फंड ऐड बैक कर लिए, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड ऐड बैक कर लिए, टैक्सेशन भी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रॉफिट को माइनस करने के बाद ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हुआ तो ये भी ऐड बैक कर लिए। प्रोपोज डिविडेंड भी सेम फंड है तो वो भी ऐड बैक कर लिए। तो अपना आ गया कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम्स, क्योंकि हम लोगों को तो कैश की ओर जाना है कि कैश फ्लो कितना हुआ और ये सब तो एप्रोप्रिएशन है। ठीक है,
तो ऐड बैक कर लिए। ऐड बैक करने से जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे बिठाए और उसके साथ वही काम कर दिया, तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल गया। अभी कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट ना जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे टैक्सेशन हो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो, मतलब दोनों ईयर का इन्फॉर्मेशन रहेगा। 10,000 एंड 15,000, करेंट ईयर का 10,000 है, प्रीवियस ईयर का 15,000 है। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट अगर खोले, बाई बैलेंस बीडी प्रीवियस ईयर का 15,000 है, टू बैलेंस सीडी 10,000 है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है एडजस्टमेंट में, मतलब ओपनिंग जो बैलेंस है 15,000 वही पहले पेमेंट होगा टू बैंक अकाउंट, और जो क्लोजिंग हुआ वो तो पीएल में बैठा हुआ है, तो बाई एडजस्टेड पीएल ऐसे करके बना होगा 10,000। तो ये 10,000 पीएल के साथ एड बैक होगा, और ये टू बैंक जो 15,000 है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब बना होगा, जो लेस टैक्स पेड होगा वहां से माइनस करके ये 15,000 दिखाना पड़ेगा। ऐसे करके एडजस्टमेंट होता है। डिविडेंड का भी ऐसा ही कुछ है। डिविडेंड में भी मान लो करंट ईयर में दिया हुआ है 25,000, प्रीवियस ईयर में 20,000 दिया हुआ है, तो अगर अकाउंट खोलेंगे तो बाई बैलेंस बीटी प्रीवियस ईयर का 20,000 लिखेंगे, क्लोजिंग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 25,000। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब टू बैंक अकाउंट कौन हुआ, जो पहला वाला बाई बीडी है वही 20,000 पेमेंट हुआ है, और 25,000 तो प्रॉफिट एंड लॉस में बैठा हुआ है। 25,000 जो एड बैक होगा, जब पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा आइटम में एड बैक हुआ था, वो हुआ होता 25,000 एड बैक हुआ था। और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जब कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज दिखाएंगे, वहाँ पे जो माइनस करके दिखाएंगे कि डिविडेंड पेड हुआ, तो वहाँ पे दिखाएंगे कि 20,000 पेड हुआ। तो ऐसे करके ये होता है। इसके बाद और भी एक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है कि लोन हो, डिवेंचर हो, इन्वेस्टमेंट हो, कभी कभी बगल में ना परसेंटेज दिया हुआ रहता है, और परसेंटेज के बारे में कुछ नहीं बोला जाता है। परसेंटेज मतलब हम लोग जानते हैं कि इंटरेस्ट हुआ ऑन सच आइटम। तो नई इन्फॉर्मेशन होने से भी तुमको कैलकुलेशन करके दिखाना है, मानना है कि पेमेंट हुआ या रिसीव हो गया। हाँ, तो मान लो ये फिगर है कि 10% डिवेंचर से 1 लाख है और 2 लाख है, तो यहाँ पे एडिशन दिख रहा है कि चलो 1 लाख से 2 लाख हुआ, मतलब 1 लाख का एडिशन है। अभी तुम तीन चीज़ इसमें सोच सकते हो कि 1 लाख एडिशन हुआ एट द एंड ऑफ ईयर, तो उस पे तो कोई इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो इसके लिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से ओपनिंग बैलेंस पे होगा 10,000, और मान सकते हैं कि एडिशन हुआ बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो सकता है, को पूरा का पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा, तो क्लोजिंग बैलेंस पे 2 लाख के ऊपर 20,000। अच्छा, मान सकते कि ड्यूरिंग द एडिशन ओवर अगर ऐसा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बन जाएगा 15,000। तो सोच तो तुम कोई भी सकते हो, कोई भी लेट कर सकते हो कि ये मैंने सोचा, तो जो भी सोचे तुम नोट में तो देना पड़ेगा, क्योंकि तीनों चीज़ हो सकता है, तो नोट पे देना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़ क्या है कि फाइनेंसिंग आइटम तुम देख सकते हो कि कम हुआ है। जैसे मान लो शेयर कैपिटल पहले था 1 लाख, हाँ, अभी हो गया 80,000। डिवेंचर पहले था 30,000, अभी हो गया 20,000, मतलब ड्यूरिंग देयर रिडेम्पशन हुआ है। अगर रिडेम्पशन हुआ है ना, होल्डर अकाउंट खोलना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अकाउंट के लिए शेयर होल्डर्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, दूसरे अकाउंट के लिए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट खोल के रिडेम्पशन करना पड़ेगा। विदाउट होल्डर अकाउंट खोले तुम रिडेम्पशन नहीं दिखा सकते। ठीक है, ये भी हो गया। और एक टेक्निक जानना है कि फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ना क्या होता है कि फिक्स्ड एसेट जो प्रेजेंट होता है बैलेंस शीट में, ऐसे दिखाया जा सकता है कि फिक्स्ड एसेट 10 लाख है, ओपनिंग क्लोजिंग है 12 लाख, और लेस करके डिप्रिसिएशन दिखाया गया, मतलब ये तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन हो 1 लाख एंड 1 लाख 20, तो नेट फिक्स्ड एसेट हो गया 9 लाख एंड 10 लाख 80,000। तो इसमें दो अकाउंट ओपन होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। टू बैलेंस बी डी 10 लाख, बाई बैलेंस सी डी 12 लाख, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में बाई बैलेंस बी डी 1 लाख एंड टू बैलेंस सी डी 1 लाख 20,000। और एक प्रेजेंटेशन हो सकता है कि बैलेंस शीट में दिया गया है कि 9 लाख एंड 10 लाख 80,000, और एडजस्टमेंट में बोल दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 1 लाख एंड 1 लाख 20,000। तो इसको कैसे करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट खोल लिए, बाहर का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के साथ जोड़ दिया 9 लाख प्लस 1 लाख हो गया 10 लाख, और उसके साथ बाई बैलेंस सी डी के साथ क्या हुआ कि क्लोजिंग में 10 लाख 80 है, और क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इसमें दिया हुआ 1 लाख 20, उसके साथ जोड़ दिया 12 लाख कर दिए। तो ऐसा अगर जैसे कर दिया प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, वैसे करना पड़ेगा बाई बैलेंस बी डी
जो ओपनिंग में जोड़े थे अभी बाई बैलेंस BD कर दिए 1 लाख, तो सेम जगह आ गया। जो बाई बैलेंस CD फिक्स्ड एसेट्स के साथ जोड़े थे 1,20,000, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में टू बैलेंस CD 1,20,000 कर दिए। बस इसके बाद जैसा जैसा होगा कि डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, कितना सेल हुआ है, परचेज हुआ है, वो निकल जाएगा। ठीक है। अभी गुडविल का अगर बैलेंस दिखा कि 50,000 एंड 30,000 है, तो मतलब रिटर्न ऑफ हुआ कितना, 20,000 का रिटर्न ऑफ हुआ, वो जाएगा जो दिखाया था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडबैक होगा गुडविल रिटर्न ऑफ, वहाँ पे दिखाना। कभी कभी ना प्रॉफिट कुछ नहीं रहता है कि बैलेंस शीट में देखा जाएगा कि प्रॉफिट नहीं है, हाँ सिर्फ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, मान लो एग्जांपल खड़ा किया 1 लाख एंड 1,20,000 और एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 1 नेट प्रॉफिट 75,000। इसका क्या मतलब हुआ, 75,000 प्रॉफिट है लेकिन बैलेंस शीट में शो नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि उस साल में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो PL में किया हुआ था वो भी 75,000 था, इसीलिए प्रॉफिट कुछ गया नहीं, प्रॉफिट 0 हो गया। मतलब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो बना था उसका इंफॉर्मेशन ऐसे दिया जाता है, तो इसका कोई प्रोविजन मतलब प्रॉफिट में से कोई लेना देना है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पता करने के लिए ये तुमको मालूम हो गया, बस अपना जानकारी वो सब हो गया। इसके बाद क्या है, ऐसे करके फॉलो करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बनाए थे वैसे का वैसा वो पहले बनाना है, तो स्टेटमेंट बना लिए। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का स्टेटमेंट बनाना है, वो एक ही साथ में सब बनेगा, मतलब 2 पन्ना तो लगेगा ही। उसके बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ बना लिया। हाँ, बनाने के बाद हो गया, जो तीनों का रिजल्ट नेट रिजल्ट निकला, यही तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस का चेंजेस हुआ है, यही तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में चेंजेस हुआ है साल में। तो इसके साथ ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस जोड़ दिए और क्या रिजल्ट निकल जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस निकल जाएगा। बस यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस जितना भी आगे प्रैक्टिस करोगे, सम बनाओगे, धीरे धीरे ये मजबूत होता जाएगा नॉलेज। बस दैट्स इट, एंजॉय।